व्हाट्सअप मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जगदीश चतुर्वेदी। आज हमारे साथ रायगढ़ जिले के जिला परियोजना अधिकारी DPO साहब हमारे साथ जाको साहब जुड़े हुए हैं। उनसे हम महिलाओं से संदर्भित विभिन्न योजनाओं को जो छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बालिकाओं को लेकर चाहे महिलाओं को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। और इस योजना को सकुशल रूप से रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित करने वाले और विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे गए हमारे DPO साहब हैं। उनका इस चैनल में हम बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हम आज उनसे शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर और उसके क्रियान्वयन को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उसके बारे में बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार महिला और बच्चाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसके हिसाब से हमारा महिला बाल विकास विभाग इन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें हमारे ज़िले में 3410 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको सेवाएं पहुंचाने का कार्य करती है। जी सर, जिस ढंग से भारत सरकार एक योजना चला रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिला बाल विकास विभाग में उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको शिक्षित करने को लेकर, उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, गर्भवती माताओं को लेकर जो योजना चला रही है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पे कितने व्यापक रूप से इसका विकसित हुआ है और कितने हमारे लोगों को इसमें लाभ हो रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे पास ज़िले में लगभग 1,18,000 हितग्राही हैं, जिसमें गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं और 6 साल तक के बच्चे हैं। जी। इनको प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है पूरा पोषण आहार के रूप में। जी। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य जांच कराई जाती है और उनको निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। जी। हमारे ज़िले में 5 NRC केंद्र हैं। ऐसे गंभीर कुपोषित बच्चे जिन्हें वहाँ पर भर्ती रखने की आवश्यकता है, उनको यहाँ पर 15 दिन भर्ती रखा जाता है और माताओं को उनकी मजदूरी का नुकसान ना हो, ऐसे करके उसको प्रतिदिन जो रोजगार गारंटी में जो मजदूरी जाता है उसके हिसाब से उनको मजदूरी भुगतान भी दिया जाता है। जो हमारे गर्भवती माताएं हैं उनके पेट में जो पल रहे शिशु हैं वो हमारे देश का भविष्य होता है। इनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए गर्भावस्था से ही मतलब उनकी देखरेख आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की जाती है। इनका आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराया जाता है और उसके बाद इन माताओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत उनको 5,000 रुपये का राशि उनके अच्छे से स्वयं के देखभाल करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है कि गर्भावस्था में वो अच्छा से अपना पौष्टिक आहार ले सके। इस उद्देश्य से उनको दिया जाता है। साथ ही इससे हमारे यहाँ कई उद्देश्य भी पूर्ति है। इस दौरान उनका ANC चेकअप होता है, उनके पेट में जो शिशु पल रहा है वो सही स्थिति में है, अच्छा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखते हैं। साथ ही हमको संस्थागत प्रसव के लिए उसमें बढ़ावा मिलती है और उसके बाद जब उसका जचकी हो जाता है तो बच्चे को जो नियमित टीका होना चाहिए वो टीका का भी हम लोग उसमें निगरानी करते हैं और ये तीनों चरण में हम लोग उनको भुगतान करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या योजना जो अभी भूपेश सरकार ने चलाई है, इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी ऐसी विभिन्न योजनाएं लगाई थी, लेकिन अभी ये जो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है, मुनि सुरक्षा योजना है, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पहले 15,000 रुपये तक का राशि इसमें व्यय करने का प्रावधान था। अभी 25,000 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। इसमें 15,000 रुपये तक सामग्री उपहार के रूप में दी जाता है और 4,000 रुपये का श्रृंगार सामग्री, 1,000 रुपया उसको नकद के रूप में दिया जाता है और 5,000 रुपये प्रशासनिक व्यय होता है, जिसमें उनके परिजनों के आने जाने खाने पीने का व्यय और जो टेंट वगैरह का जो व्यवस्था होती है वो उसमें किया जाता है। अभी तक जिले में इन आपके कार्यकाल में कितने ऐसे मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत शादी कराए गए हैं और कितने ऐसे लोग परिवार को
जो गरीब परिवार हैं उनको लाभान्वित हुए हैं, उसका कुछ आंकड़ा? अभी इन पिछले 5 सालों में लगभग 2200 जोड़ों का विवाह जिले में कराया गया है। और ये समय समय पर जब हमारा और दूसरे जगह आयोजन होता है, सामूहिक विवाह होता है या दूसरे कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी ये लोग अपने आते हैं और अपने पारिवारिक स्थिति को बेहतर बताते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। जिस ढंग से भारत सरकार की अगर आंकड़ा देखें बच्चों को लेकर, बेटियों को लेकर, तो कहीं न कहीं सरकार की कार्यप्रणाली और जो हो रही घटनाओं को लेकर अगर हम आंकड़ा देखते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जिस ढंग से आज बेटियों के ऊपर में जुल्म ज़्यादती होते हैं या शासन की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो आती है, इसमें मुख्य रूप से लड़कों और लड़कियों के बीच में जो भेद किया जाता है, और इसकी शुरुआत तो परिवार में ही होती है। तो हम जो छोटे मोटे जो कैंप करते हैं, उसमें जो अभिभावक होते हैं उनको इस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं कि बालक और बालिका में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों का समझ विकसित बराबर होता है, दोनों का खान पान एक बराबर है, दोनों का सोचने समझने का तरीका एक बराबर है। केवल यह है कि हम अपनी जो मानसिकता बना कर रखे हैं कि लड़के सर्वश्रेष्ठ होते हैं और लड़कियां कमतर होती है, इन धारणा को तोड़ने के लिए हम लोग जो है गांव-गांव में कैंप करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में हम अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में सहयोग लेते हैं, और साथ ही जो अभिभावक हैं उनके मन में ये जो धारणा बैठी हुई है उसको दूर करने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है माता और पिता दोनों को अलग अलग ग्रुप में बिठाते हैं, और मतलब 2 फोटो देते हैं, एक ही फोटो का 2 रूप रहता है, और एक को तो कहते हैं कि इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप चिन्हित करके हमको दीजिए, दूसरे को कहते हैं कि इसी फोटो में जो खराब चीज़ें हैं वो चिन्हित करके दीजिए। तो एक जो मानसिकता अच्छी है वो सब चीज़ को निशान लगा के देते हैं कि इसके ये अच्छे हैं, इसके ये अच्छे हैं, ये इसके अच्छे हैं। वही फोटो जब दूसरे के पास जाता है तो चूंकि उसके मन में निकले कि उसको पहले से पता है कि मुझे तो कमियाँ निकालना है, तो वो अच्छा होने के बावजूद ही उसी फोटो में वो कमी निकालते हैं जो पहले वाले ने उसको अच्छा बताया रहता है। तो मतलब ये है कि हमारा जो मानसिकता बनी हुई है कि हमको इसमें कमी निकालनी है, तो वो कमी निकालेंगे ही। और चूँकि बेटियों के प्रति भेदभाव करने का जो पुरातन समय से जो चलते हुए आ रहा है, वो मतलब बहुत तेज़ी से बदलाव तो आया है, लेकिन अभी 100% बदलाव अभी नहीं हो पाया है। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, छत्तीसगढ़ गाँव का देश है, और यहाँ पे जो महिला सशक्तिकरण को लेकर, चाहे बेटियों की साक्षरता दर को लेकर, चूँकि आप लंबे समय से जशपुर जिले और रायगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्र में आप पदस्थ रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा है किस स्थिति पे है और कितनी उपलब्धि सरकार की विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है? ग्रामीण क्षेत्र में देखिए अभी लड़के के प्रति भेदभाव की स्थिति मतलब बहुत कम देखने को आती है। जो भी समस्याएं आती है वो नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। और जहाँ तक जो सेवाओं की बात है, इसमें अभी एक हमारे यहाँ नया स्कीम जो चल रहा है वो नव अभियान का है। इसमें जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम जारी किया था। उस अधिनियम के तहत सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित है। इसमें जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको यहाँ पर कानूनी सलाह दी जाती है, चिकित्सीय सलाह दी जाती है, शेल्टर दिया जाता है, और जो भी मतलब विधिक सहायताएं हैं वो सब इसमें एक ही छत के नीचे सबको उपलब्ध कराई जाती है। इतने साल के कार्यकाल में, लंबे समय की इस विभाग में आपकी सेवा है, तो इस पर आपका कोई घटना या कोई ऐसा वाकया जो एक उदाहरण के स्वरूप आपको देखने को मिला हो, या फिर कोई सी मतलब इंसिडेंट जो लोगों के लिए प्रेरणा बनी हो? इसमें जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे रायगढ़ ज़िले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुई, तो हमने जहाँ से शुरुआत किया था उसमें जो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो निरंतर जो है उसमें बढ़ी, और न केवल रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत देश में रायगढ़ ज़िले का बेहतर नाम हुआ। और पिछले मतलब 5 सालों में हमको राष्ट्रीय लेवल से पुरस्कृत किया गया। अच्छा। और
हमारा जो सेक्स रेशियो का जो दर था, जो 918 से हमने प्रारंभ किया था, आज वो लगभग 992 तक पहुंची है जी। और इससे हमको अच्छी मतलब जो थी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जसपुर ज़िले में जब मैं था तो वहाँ मानव तस्करी की जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उनके मार्गदर्शन में हमने एक व्यापक अभियान चलाया था और हर घर में, हर 12 मोहल्ले में जाके अपने अभियान को गति दी थी और लोगों को समझाइश दिया था। जो पलायन पंजी है उसका संधारण किया था। गांव में कोई अजनबी आएगा तो उसके पीछे मतलब गांव के लोगों को ही टीम तैयार करके उसमें किया था। साथ ही स्कूली बच्चे हैं उसके लिए भी किया गया था कि वो एक दिन आता है तो उसमें स्कूल नहीं आती है तो पता लगाएंगे कि बच्ची आज स्कूल क्यों नहीं आई। 3 दिन तक नहीं आया तो फिर उसमें होगा, 7 दिन तक नहीं आएगा तो तहसीलदार फिर उसके घर में जाके पता लगाएगा कि बच्ची कहाँ है, क्यों नहीं आई। और इस तरह से मतलब वहाँ उसमें किए। और इसमें जो पुलिस वाले जो थे उनको आने जाने के लिए बहुत उसमें तकलीफ होती थी कि मतलब कम वेतन वाले हैं तो उनको आने जाने में ही उनको पूरा वेतन खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी उसमें आने जाने के व्यय हम अपनी ओर से करेंगे, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था। साथ ही इन लोगों को पुनर्वास के लिए भी उसमें किया था कि इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, पुनर्वास का कार्यक्रम किया जाएगा। प्लस यदि ऐसे दलाल यदि पकड़े जाते हैं तो उनके अभियोजन के लिए भी जो भी व्यय होगा उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था। जी। तो मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहाँ पे बेटियों के संपूर्ण विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है विभिन्न समूहों के माध्यम से, इसको आप कितना आंकड़ा की दृष्टि से कितना अच्छा बेहतर विकास की दृष्टि में मानते हैं और कितना हमारे उन महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं और बच्चों की साक्षरता दर की स्थिति क्या है? हम जो मनुष्य एक संसाधन है और इसमें जो भी विकास होता है वो दिखता नहीं। कोई भी व्यक्ति में या कोई भी महिलाओं में कोई भी चीज़ों को यदि बताया जाता है तो उसमें उन चीज़ों को उसकी समझ कब विकसित होगी आप कह नहीं सकते। आज जब हम कुछ कहते हैं वो हो सकता है वो तुरंत समझ जाए, हो सकता है 1 दिन के बाद समझे, हो सकता है 1 महीने के बाद समझे, कई बार 1 साल भी लग सकता है। लेकिन जब भी उनमें ये चीज़ें क्लिक करती है वो बेहतर परिणाम देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राष्ट्रीय पुरस्कृत DPO रायगढ़ जिले छत्तीसगढ़ के दिग्विजय सिंह जाटवर, जो अपनी व्यस्त समय देकर हमसे मुलाकात की और हमारे चैनल में अपने विचार साझा किए। आने वाले समय में फिर किसी विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।